दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के वॉर की। 28 फरवरी को इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी ईरान के ऊपर और उनके जो टॉप के सारे लीडर थे उनको सबको मार दिया, इंक्लूडिंग आयतुल्ला खामनेई। और आईआरजीसी की जो कमांड सेंटर था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दी। उसके बाद यूएस ने भी यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स की, बहुत नुकसान किया। यूएस की सिर्फ एक गलती थी कि उन्होंने स्कूल पे अटैक किया। लेकिन अगर ईरान के लोगों से बात करिए, जैसे मेरी कहीं से बात हुई है, वो कहते हैं कि जहां पे इजराइल की स्ट्राइक थी वो किसी भी सिविलियन पे उन्होंने अटैक नहीं किया। और उससे पहले यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन चल रही थी और ट्रंप ने कहा था कि आप डिमॉन्स्ट्रेशन करिए, मैं आऊंगा आपको बचा लूंगा। ट्रंप बचाने नहीं आए, ना बचाने आए ना आएंगे। ट्रंप का अपना एजेंडा है। इसराइल यहाँ पे रिजीम चेंज चाहता है। यूएस इनिशियली रिजीम चेंज नहीं चाहता था, लेकिन उसको पता कि रिजीम चेंज होगी तभी तो यहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। और ईरान ने पलटवार कर दिया, मिसाइलें फेंकी बहुत जगह के अंदर। लेकिन इसराइल दूसरी तरफ इनके कमांडर्स को मारता रहा, एक के बाद एक। जो भी टॉप पे आता था उसको मार दिया। इनका जो कमांडर था आईआरजीसी का, जो इंटरनल को देखता था, सिक्योरिटी को देखता था, उसने कहा यहाँ पे तो बिल्डिंगों में अटैक हो रहा है, मैं जंगल में जाकर के यहाँ पे अपनी मीटिंग करता हूँ लोगों से। वो वहां पे मीटिंग कर रहा था तो इसराइल ने वहां पे मिसाइल मार दी। और कहा जाता है आज जो लोग वहां पे, जिनकी फैमिलीज को उठा के ले गए हैं आईआरजीसी के लोग, वो इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं मोसाद को और लोकेशन दे रहे हैं। फिर आईआरजीसी के लोग हैं वो भी कुछ नाराज है, मिडिल रैंक लेवल के, क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिल रही, उनकी फैमिलियां भूखी मर रही हैं। और वो ये भी नाराज है कि वहां पे जिस तरीके से सिविलियन को मारा गया, हजारों सिविलियंस को वहां पे मार दिया गया। घर में दरवाजे पे नॉक हुआ तो उस आदमी को जो वहां पे पार्टिसिपेट कर रहा था डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर, उठा के लेके, किसी को नहीं पता वो आदमी कहाँ है। लेकिन ये भी कहा जाता है जो खमनाई का जो लड़का है वो इंजर्ड हो गया एयर स्ट्राइक के अंदर। और ये भी कहा जाता है कुछ का शायद बॉडी की लात वात उसकी कट गई है, तो वो इस टाइम पे शिफ्ट हो चुका है मॉस्को के अंदर। कंफर्म नहीं है खबर, लेकिन खबर के बारे में कुछ कहा जाता है। लेकिन यूएस परेशान है कि अपने, कभी ट्रंप कहता है अपने नाटो के अलाइंस के साथ आइए, मेरी हेल्प करिए और वो उसको आप फ्री कराइए ताकि यहाँ से तेल पास कर सके। यहाँ से कुछ शिप पास कर रहे हैं, जैसे इंडिया के कुछ गैस देकर के शिप्स वहां से पास कर गए, क्योंकि इंडिया ने डिप्लोमेसी को बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। और इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने उनको दवाइयां भेजी है। हमने उनको आर्म्स एमुनिशन नहीं भेजे, हमने उनको दवाइयां भेजी है जिसकी उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि इंडिया ऐसी कंट्री जो काम कर सकती है, पाकिस्तान तो सिर्फ वेट करता रहा। पाकिस्तान तो डबल गेम खेल रहा है, जिससे आज उनसे ईरान भी नाराज है, जिससे सऊदी भी नाराज है, जिससे अमेरिका भी नाराज हो गया पाकिस्तान से। क्योंकि चाइनीज के आर्म्स को पाकिस्तान अपने एरिया से दे रहा है ईरान वालों को। स्टेटमेंट सऊदी के फेवर में दे रहा है, लेकिन आर्म्स उनको दे रहा है। तो इस टाइम पे यूएस भी नाराज है। यूएस ने भी एक स्टेटमेंट इशू कर दिया कि पाकिस्तान इज ए डेंजरस कंट्री, जो हम पे अटैक कर सकती है। चार कंट्री का नाम लिया, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का बैंड तो बजने ही वाला है ये लगता है। और जो इनके एम्बेसडर दिल्ली के अंदर, वो हमारे एनएसएस से मिले, उनको मिलना चाहिए था हमारे फॉरेन मिनिस्टर से, लेकिन एनएसएस से मिले कुछ चीजों को डिस्कस करने के लिए। और एनएसएस से मिलने का मतलब है कि कुछ डिफेंस की बात की होगी, ये भी कहा होगा किस तरीके से वार रोक सकता है। और एनएसए ने अपनी शर्तें भी सामने रख दी, तो हो सकता है कि कुछ फ्यूचर के अंदर चेंजेस हो। और अब क्या है कि पाकिस्तान बात की जा रही है कि यूएस क्या हॉर्मुज को खोल पाएगा। यूएस की 40 बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, बहुत पावरफुल कंट्री है। और अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी है तो आपकी आर्मी भी अच्छी होनी चाहिए। और यूएस की आर्मी वर्ल्ड की नंबर 1 है। और नेचुरली देखा जाए तो इनकी नेवी के पास 11 आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वारशिप्स हैं, सब कुछ है। एयरक्राफ्ट इनके पास लेटेस्ट है और सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट इनके पास। आर्मी भी बहुत पावरफुल है, लेकिन आर्मी के पास जो वेपन्स है वो सबसे ज्यादा बेहतर है, इसीलिए यूएस की आर्मी को सबसे पावरफुल माना जाता है। लेकिन ये पावरफुल आर्मी किस तरीके से ईरान में फेल हो रही है। होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 30 किलोमीटर की है, जहां से सारे वर्ल्ड की ट्रेड पास करती है, ऑयल पास करता है, उसको यूएस रिलीज नहीं कर पा रहा, सेफ पैसेज नहीं दे पा रहा। इसलिए यूएस अपने नाटो अलायंस से कह रहा है अभी आप भी आइए। और इंडिया के वारशिप जाते हैं, अपने जो सामान आता है उसको तो ले आते हैं। लेकिन वर्ल्ड में इस टाइम पे प्रॉब्लम फंसी हुई है। और आप, ईरान कहता है कि मैं वेट कर रहा हूं कि ये जो ऑयल का प्राइस है वो $200 तक पहुंचे ताकि ट्रंप का बैंड बच जाए। ट्रंप इससे परेशान है। लेकिन क्या ट्रंप हॉर्मुज को खोल पाएगा? क्या उसकी जो मिलिट्री पावर है उसको दिखा पाएगा? अगर हॉर्मुज ट्रंप नहीं खोल पाता तो ट्रंप का सामान नहीं बिकेगा,
जो इनका पेट्रो डॉलर वो भी खत्म हो जाएगा, यानी कि इनका जो पेट्रोल बिकता है वो डॉलर में नहीं बिकेगा, और यूएस की जो बेसिस हैं गल्फ के अंदर जहां से वो कमाई भी करता है वो भी खत्म हो जाएंगी, और यूएस का इन्फ्लुएंस वर्ल्ड के अंदर खत्म हो जाएगा, और ये हो भी रहा है। ईरान अपना तेल बेच रहा है यूरान के अंदर, लेकिन कुछ गल्फ कंट्री भी सोच रही है कैसे फ्यूचर के अंदर जाए, वेट कर रही है कि वार खत्म हो तो अपनी सिचुएशन को चेंज करे, अपनी पॉलिसी को चेंज करे, और इसीलिए आज वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो न्यूट्रल कंट्री, जहां से उनको फायदा हो सकता है, ट्रेड और बिजनेस भी कर सकते हैं ऑयल को छोड़ करके। हो सकता है फ्यूचर के अंदर इंडिया इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, क्योंकि आज इंडिया अपनी सिक्योरिटी को दिखा रहा है। इंडिया ने जिस तरीके से ऑपरेशन से दूर किया उससे भी बड़ा हैरान है, परेशान है कि इंडिया कैसे पावरफुल हो गया, किस तरीके से इंडिया ने एक ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन को इन्होंने 4 दिन के अंदर खत्म करके वॉर भी खत्म कर दिया। क्योंकि इंडिया दूसरे कंट्री जैसी गलती नहीं करेगा जैसे यूक्रेन और रशिया का वार हुआ। अब वार स्टार्ट किया, अपना गोल अचीव किया और बाहर आ गए, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हॉर्मुज को क्लियर कैसे किया जाए। यहाँ पे एक इनके खर्ग आइलैंड है जो आपके ईरान की है, और ये खर्ग आइलैंड से सारा ईरान का ऑयल जाता है। ईरान का जो ऑयल है वो तो इनके कुएं में आता है जगह जगह के अंदर, और बाद में इनके पोर्ट को नहीं बल्कि जो खर्ग आइलैंड है वहां से सब वर्ल्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि इनके जो पोर्ट्स हैं वो इतने डीप नहीं है, और खर्ग आइलैंड वो समुद्र के बीच में है। 22 किलोमीटर ये की आइलैंड है, कोरल आइलैंड है, बुशेयर प्रोविंस के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पे शिप्स आते हैं, उनके अंदर ऑयल भरा जाता है, जो पाइप्स हैं वो समुद्र के नीचे हैं, और ईरान अपना तेल वहीं से बेचता है। यूएस ने कोशिश भी की थी यहाँ पे अटैक करने की, क्योंकि यूएस कहता है इनकी नेवी हमने खत्म कर दी है, काफी कम को हो गई है, बड़े बड़े शिप्स हैं नहीं, साथ में इनकी आईआरजीसी वो भी काफी कम है, और एयरफोर्स इनकी ऑलमोस्ट निल हो चुकी है। लेकिन यूएस क्यों नहीं अचीव कर रहा, और यूएस की क्या पॉलिसी है? पॉलिसी ये है कि एक शिप आ रहा है इनका आपके इंडियन ओशन के पास करके, जापान से आ रहा है, जिसके ऊपर 2000 वेरिएंट्स हैं। क्या उनका पर्पस है? उनका पर्पस है कोरल आइलैंड को कंट्रोल करना। तो इसी पे चर्चा करेंगे, और जो सिचुएशन है उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ उदय शंकर पांडे जी बैठे हैं जो ईरान के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जानते हैं वहां पे क्या हो रहा है, और मैं फिर आपको बताऊंगा कि कोरल इस आइलैंड को कंट्रोल करके यूएस कैसे ईरान को डिफीट कर सकता है। उदय शंकर पांडे जी, आप क्या कहेंगे इस वार के बारे में और इसराइल के बारे में? सर, इसराइल जो भी बम्बार्डमेंट कर रहा है वो टारगेट फिक्स करके वो आर्मी इंस्टॉलेशन पे कर रहा है, और ईरान का फर्क यही है कि वो पब्लिक पे बम फेंक रहा है। आज ही ईरान का एक मिसाइल अपना इसराइल के अंदर एक स्कूल के अंदर पड़ा है। स्कूल काफी इंजर्ड हो गया, काफी जगह से तोड़फाड़ हुई है के। तो ये दोनों का फर्क है कि ये लोग तो आर्मी टारगेट अपना उसके ऊपर इंस्टॉलेशन के ऊपर कर रहे हैं, ये खुले आम वहां की जो पब्लिक है, पब्लिक के ऊपर बम फेंक रहे हैं ईरान। सर, ईरान की जो ताकत क्या है? ईरान की ताकत है उसके प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप्स। आज लेबनान में क्यों इजराइल बम फेंक रहा है जाके? बिकॉज वहां से हिजबुल्ला रॉकेट फेंक रहा है। पहले भी तो यही करते थे ना, इनके जो प्रॉक्सी जो टेररिस्ट ग्रुप थे, जिनके आका कौन है? ईरान। और ईरान में सर कल क्या एक बड़ी शॉकिंग एक इंसिडेंट हुई कि वहां का जो चैंपियन है, रेसलिंग चैंपियन जो ओलंपिक में गया था, कल उसको मार दिया गया along with 2 more people। खाली शक हुआ उसके ऊपर और उसको गोली मार दी गई। ये हो रहा है ईरान में। कहां से पब्लिक वहां खुश रहेगी सर? ना कुछ कोर्ट का चक्कर, ना कुछ, बस सीधी किसी मौलवी ने बोल दिया होगा भैया इसने गलती की है, उठा के। अब एक ही तो कंट्री है पूरी वर्ल्ड के अंदर जहां पर एक रिलीजियस लीडर बनता है, वहां पर वो रन करता है कंट्री को। तो वो तो रिलीजन के बेसिस पे ही सारा चलने वाला है उनका, वो लॉजिक पे तो जाएंगे नहीं। तो मेरे ख्याल से सर, आप बेशक अमेरिका को काफी डांटते हो, बुरा भला कहते हो, बट व्हाई इज ट्रम्प डूइंग दिस? व्हाई इज इजराइल डूइंग दिस? दिस इज फॉर द वर्ल्ड पीस, दिस इज फॉर द ह्यूमैनिटी। वो बिल्कुल यहाँ शांति लाना चाहते हैं, और ये क्या करना चाहते हैं कि जितने वो मिडिल ईस्ट में है, कंट्रीज हैं जिनके पास कुछ इतने ज्यादा वो अपने प्रिकॉशंस नहीं है, वहां पर फेंके जा रहे हैं धनाधन। बहरान में फेंके जा रहे हैं बम,
वो जितने मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर रहे हैं जाके। तो ऑलवेज ईरान इज नोन फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फ्रंट, अ थर्ड फ्रंट। वो डायरेक्टली वो कन्फ्रंट नहीं करता, वो आज कन्फ्रंट नहीं कर पाएगा। आज देखो अमेरिका की गलती यही हो गई सर, उन्होंने ये सोचा कि शायद हम इनकी लीडरशिप को मार देंगे इजराइल की मदद से तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन आई थिंक खोमेनी न्यू दिस, और उसने उसका सारा अरेंजमेंट करके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 7, इस तरह से उसने लेवल बना के रखे हुए जो धीरे धीरे आ रहे हैं। लेकिन आएंगे भी, उठेंगे भी तो क्या करेंगे जाके? इजरायलीज ने छोड़ना नहीं है, आज की टेक्नोलॉजी जो उनके पास है, दे विल पिन पॉइंट एंड देन अगेन दे विल किल। सो डेफिनेटली उनकी जो कैलकुलेशंस थी अमेरिका की और इजराइल की कि भाई हम लोग इस तरह से ये वॉर को जल्दी खत्म कर देंगे, बट दैट इज नॉट हैपनिंग। ये वर्ल्ड आज सफर कर रहा है, वर्ल्ड आज इस मिसकैलकुलेशन का घाटा सह रहा है। तो लेट अस होप, आई मीन वी कैन ओनली होप कि ईरान का जो मसला है, जो एम्यूनिशन है, वो खत्म हो जाए। मैं तो यही होप कर रहा हूँ कि ये हो जाए, नहीं हो जाए, मेरा यही कहना सर, लेट अस होप ये हो और जल्दी शांति आए एंड कुछ यहाँ पर दुनिया थोड़ी आराम से सांस ले सके। उदय, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से कहते हैं कि ईरान 1 महीने के अंदर 10,000 छोटे छोटे ड्रोन बना सकता है, बना भी रहा है। अच्छा। और अगर आप बात कर, आपने इनकी जो बात की है, आपको मैं बता दूं, इंडिया ने 1971 का वार किया था पाकिस्तान के साथ, और उस टाइम पे पर्पस था हमारा, हम वेस्ट पाकिस्तान में तो घुस गए थे, लेकिन मेन हमारा जो अटेंशन थी वो थी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। और 3 दिसंबर को वार स्टार्ट हुआ, इंदिरा गांधी ने कहा वार जल्दी खत्म करो, हमने 16 दिसंबर को वार खत्म होकर के उनको कहा सरेंडर कर दो, हमने वार खत्म कर दिया था। लेकिन यहाँ पे आपने जो टॉप लीडरशिप थी, फिर आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखिए, हमने उनके 9 टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि उन्होंने पहलगाम अटैक किया था। उसकी इंडिया ने कहा रुक जाओ कि तुम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान रुका नहीं, उसने मिसाइलें फेंकनी शुरू कर दी। 1000 मिसाइल और ड्रोन फेंके उन्होंने इंडिया की तरफ, तो सारे के सारे हमने इंटरसेप्ट कर दिए। और उसके हमने पाकिस्तान की 2 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया, 2 उनके मिलिट्री कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो पाकिस्तान ने कहा बंद कर दो, हमने बंद कर दिया। यानी कि हमारी पहले प्लानिंग थी, हम वार को लंबा नहीं करना चाहते थे। लोग जो कुछ भी कर चुके, हम पाकिस्तान के ऊपर अगर अटैक करते, लंबा वार चलता तो हमें बहुत नुकसान हो सकता था, हम भी उस टाइम पे वार में गिर जाते, उनके पीछे चाइना खड़ा हो जाता, उनके पीछे टर्की खड़ा हो जाता। लेकिन आज इन्होंने बड़ी भारी गलती की है, और ईरान ने पहले ही सोचा था कि हम हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे। ईरान कैसे ब्लॉक कर रहा है? बैलिस्टिक मिसाइल्स दे रहा है, ड्रोन्स फेंक रहा है, माइंस दे रखी है उसने, और सुसाइड अटैक्स भी कर रहा है, ताकि यहाँ पे कोई शिप पास करता है तो उसको रोका जा सके। इसलिए वहां पे ईरान का पूरा कंट्रोल है। लेकिन दूसरी जब बात की जाती है, जब हम खर्क आइलैंड की बात करते हैं, इसके ऊपर यूएस ने अटैक किया था। आर्मी उनके पास है तो छुपी हुई आर्मी है, प्राइवेट आर्मी है जो वहां के लोगों को मारती है, वो अलग बात है। मार्च 14 को ट्रंप ने अटैक किया था खर्क आइलैंड पे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा अटैक नहीं किया उसने कि यहाँ का जो सिस्टम था उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, क्योंकि ऑयल को डिस्ट्रॉय करना पूरे वर्ल्ड के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। और मैं आपको खर्क आइलैंड की बता दूं कि ये जो खर्क आइलैंड है, क्योंकि मैं जब ईरान में पोस्टेड था, तो मैं आपको ये बता दूं, पहले जब ईरान में पोस्टेड था तो मुझे पता था कि इनकी गवर्नमेंट किस टाइप की है, और जो यूएस की कैलकुलेशन है बिल्कुल ठीक नहीं थी। आप इनको खत्म कर ही नहीं सकते इस तरीके से। आप IRGC को आराम से खत्म नहीं कर सकते, चाहे वहां पे लोगों की सपोर्ट हो या ना हो, उसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके अलग अलग कैडर्स हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं, वो जिहादी हैं। आप देखिए कोई आदमी मरता है तो कैसे खड़े हो जाते हैं, लेकिन आम जनता डिफरेंट टाइप की है। वो किसी को हेट नहीं करती, वो कोई इस्लामिस्ट बात नहीं करते, कोई ऐसा नहीं है वहां पे मॉस्क के अंदर जा जाके घंटियां बजाते हो, कुछ करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और ये इनकी बड़ी भारी गलती है। और यूएस को समझना चाहिए था कि यूएस यहाँ पे देखा, जब यहाँ पे पहलवी था जो था, उसके बाद जब यूएस के 50 से ज्यादा डिप्लोमेट को पकड़ा गया तो 400 से ज्यादा दिन तक उनको अरेस्ट किया गया, यूएस उनको छुड़वा नहीं पाया, कोशिश नहीं की, उनको पता छुड़वाऊंगा तो सबको मार देंगे। आपने देखा किस तरीके से इन्होंने हिजबुल्लाह, हमास और हुतीस को खड़ा किया हुआ है। और अब हम बात करते हैं कि यूएस की जो नई चाल है, क्योंकि इन्होंने कुछ इंडिया से बात की होगी, और ये जो इनका आइलैंड है खर्क आइलैंड, यहाँ से ज्यादा तेल जाता है, 90% इनका तेल वर्ल्ड के अंदर जाता है, और यहाँ पे जो पैसा मिलता है वो पैसा ब्लैक में बेच करके, चाइना को दे करके, वो पैसा का पैसा इनके पास आता है, जिससे अपने जिहादियों को पालते हैं। और खर्क आइलैंड लोकेटेड है 55 किलोमीटर
नॉर्थ वेस्ट ऑफ बुशेयर पोर्ट, और 15-28 किलोमीटर ये है ईरान की मेन लाइन से। क्योंकि मेन लाइन पे इसलिए यहाँ पे पेट्रोल भरा जाता कि अगर मेन लाइन पे पेट्रोल भरेंगे तो वहां की जो जमीन है वो कम गहरी है और वहां पे बड़े बड़े शिप नहीं आ सकते, इसीलिए इनका पेट्रोल भरता खर्ग आइलैंड पे, क्योंकि वहां पे सी बहुत गहरा है, तो बड़े बड़े शिप आते हैं वहां पे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल भरा जाता है वहां पे, मिलियंस ऑफ बैरल भरी जाती है। 90% इनका जो ऑयल है वो खर्ग आइलैंड पे भरा जाता है, और खर्ग आइलैंड 55 किलोमीटर दूर है बुशेयर पोर्ट से और 28 किलोमीटर दूर है ईरान की मेन लाइन से, और यहां से ईरान की इकोनॉमी चलती है। कि जो खर्ग आइलैंड है ये 8 किलोमीटर लंबी है और 4.5 किलोमीटर चौड़ी है, और आसपास इसके सी है, नशीबात आइलैंड है और गहरा सी है यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं चाहिए था। और यहाँ पे क्या है कि 3 जगह में ईरान के ऑयल निकलता है, एक है अबूजार, एक है फोरोजन और एक है दोरदूत। यहाँ से ऑयल निकल के प्यूरिफाई होकर के यहाँ पे आता है पाइपों के थ्रू, यहाँ से ऑयल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ये जो तेल है ये IRGC की लाइफलाइन है, कहा जाता है इनका दिल है ये, अगर दिल धड़कना बंद कर जाए तो IRGC खत्म हो जाएगी। खर्ग आइलैंड है ये तेहरान से सिर्फ 1250 किलोमीटर दूर है। अब यूएस ने क्या किया है, यूएस का एक शिप आ रहा है जापान से जिसके ऊपर 2000 मैरीन्स हैं, और मेरा जो अगर मेरी जो इंटेलिजेंस कहती है उसके हिसाब से यह है कि यूएस तैयार हो चुका है। इसको पता है कि अगर मैं अपनी आर्मी को या मैरीन्स को तेहरान में उतारूंगा या ईरान के ऊपर उतारूंगा तो उनका मैसेकर कर दिया जाएगा, जिंदा कोई नहीं बचेगा। क्योंकि आज भी कुछ भी कहो IRGC काफी स्ट्रांग है, पब्लिक के पीछे खड़े होकर के गोलियां चला सकती है। तो यूएस इस टाइम पे कर रहा है कि यूएस के जो मैरीन्स आ रहे हैं वो जा रहे हैं खर्ग आइलैंड पे, खर्ग आइलैंड पे कंट्रोल कर लेंगे सारे, यानी कि खर्ग आइलैंड का कंट्रोल का मतलब है कि यूएस इनके ऑयल पे कंट्रोल कर लेगा। अगर यूएस इनके खर्ग आइलैंड पे कंट्रोल कर लेता है और खर्ग आइलैंड पे से इनका पेट्रोल पे कंट्रोल कर लेता है, जो यूएस कर लेगा, क्योंकि इनके पास IRGC के कमांडर्स कम है और नेवी इनका एनकाउंटर नहीं कर सकते, कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम पे ईरान की नेवी ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। तो यूएस ये वॉर को जीत जाएगा, और मुझे लगता है कि ये वॉर 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनका जो शिप आ रहा है जापान के रास्ते से इंडिया के पास से होकर निकल चुका है और ये पहुंच जाएगा खर्ग आइलैंड पे 1 या 2 दिन के अंदर, और उस आइलैंड पे इनके मैरीज चढ़ करके कब्जा कर लेंगे, क्योंकि यूएस इस चीज पे तो काफी एक्सपर्ट है मैरीज को भेजने पे, और IRGC इनके कुछ नहीं कर पाएगी। और अगर एक बार इनका IRGC पे कंट्रोल हो गया, ऑयल पे कंट्रोल हो गया, तो मतलब है कि इनका ईरान के दिल पे कंट्रोल हो गया, और दिल जिसके पास है जीतेगा वही। तो मुझे लगता है वार खत्म होने की तैयारी हो चुकी है और यूएस ने अपने प्लान कर लिया, और मैं ये जो सारी बातें कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस या अपने अनुभव के हिसाब से कर रहा हूँ। आप कुछ कहिए। इंशाल्लाह सर, आपके मुंह में घी शक्कर, अगर ये वॉर थोड़ी जल्दी खत्म हो जाए तो इट इज अफेक्टिंग द एंटायर ह्यूमैनिटी, इट इज अफेक्टिंग द वर्ल्ड, और स्पेशली जो मिडिल क्लास लोग हैं वो लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो ये खत्म हो जाए सर, और आई थिंक जापानीज दैट प्राइम मिनिस्टर शी वेंट टू अमेरिका आल्सो, एंड आई थिंक जो जिस तरह से आपने मुझे बताया जाके, बस मेरे लिए भी ये न्यूज़ है, दिस इज द इंफॉर्मेशन टू मी, एंड आई होप दिस इज ट्रू एंड इट हैपेंस, एंड ये वॉर जल्दी खत्म हो जाए, और उसके बाद ये लोग ईद मनाएं सर। आज की क्या ईद मना रहे होंगे ये लोग, धनाधन मर रहे हैं, गिर रहे हैं, कट रहे हैं, ये ईद होती है? इनको खाने को पैसे नहीं है इनके पास। तो एनीवे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द वर्ल्ड एंड ह्यूमैनिटी। ठीक है, प्रोग्राम खत्म करने से पहले आपको कंक्लूजन दे दूं कि यूएस बहुत दिन से वार लड़ रहा है, लेकिन हॉर्मुज को क्लियर नहीं कर पा रहा। लेकिन यूएस ने जब नई प्लान किया और इजराइल की मदद से और इंडिया की मदद से कि वो अब खर्ग आइलैंड पे कंट्रोल करने जा रहा है, यहाँ से जहां से इनका ऑयल जाता है, और इसका कंट्रोल का मतलब है कि इसका पूरा कंट्रोल हो जाएगा ईरान के ऊपर, ईरान के दिल पे, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी तो वार खत्म हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, एंड मे पीस बी देयर। जय वंदे मातरम। ठीक।